थैंक यू। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो माइनिंग इंजीनियर्स के लिए है आफ्टर ग्रेजुएशन। और इसमें हमने देखा था ग्रेजुएशन में चाहे बीटेक करो या फिर बीई करो, उसके बाद हमारे पास जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली अवेलेबल हैं। जो कोर माइनिंग में जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, या तो मैं इंडस्ट्री जॉइन कर सकता हूँ या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जा सकता हूँ। ये हम लोग कोर माइनिंग की बात कर रहे हैं। अदरवाइज जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उसके बाद अदर कंपनीज में भी, अदर डिसिप्लिन में भी अपॉर्चुनिटीज है, बट वी आर कंसर्न अबाउट आवर कोर माइनिंग इंडस्ट्री। तो इसमें इंडस्ट्री ज्वाइन करना, मैंने इंडस्ट्री किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में। तो गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे पास क्या अवेलेबल है, पीएसयूज है, या फिर जो जैसे माइनिंग ऑफिसर्स का एक पोस्ट आता है यहाँ पे यूपी में, वैसे ही वहाँ पे भी है, बिहार में, अदर स्टेट्स में भी अपना आता है लोकल माइनिंग के लिए। तो वो स्टेट पीएससी जो जॉब ऑफर कर रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब की बात करें तो टाटा स्टील है, वेदांता है, आदित्य बिरला ग्रुप करके ऐसे करके है। तो ये सब भी माइनिंग में जॉब ऑफर करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि पैकेज कितना है या फिर पर मंथ कितना वो पे कर रहे हैं, उतने का डिफरेंस है। वर्क इन्वायरमेंट का भी डिफरेंस है, तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे। ये ओवरव्यू है। अदरवाइज हम लोग हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ में जो ऑब्वियस सी बात है, हमें सब लोग को पता होगा कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें हमारा आता है एमटेक, अगर इंडिया से करना चाहे तो। फॉरेन से कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। और जो बहुत कम लोग अवेयर होंगे इसके बारे में, कि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो। और डायरेक्ट पीएचडी के लिए सर्टेन क्राइटेरिया होता है जो कि इंस्टीट्यूट खुद सेट करता है अपना। अगर आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाना है, तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो किसी भी। जैसे आपको आईआईटी आईएसएम धनबाद का देखना है, आईआईटी बीएचयू का देखना है, आईआईटी बैंगलोर का देखना है, तो कहीं भी आप जाके उसकी वेबसाइट पे कि डायरेक्ट पीएचडी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी। तो ग्रेड्स की बात करूँ तो इसमें जनरली जो मांगता है कि बीटेक में आप तो फर्स्ट क्लास पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट क्लास में भी जो 7.5 8, तो जनरली 8 से ऊपर अगर पॉइंटर हैं आपके ग्रेजुएशन में, तो ही आपको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर एज लिमिट अगर आपकी बची है तो आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज साइंटिस्ट के लिए आप जा सकते हो। साइंटिस्ट के लिए सिम्फर पोस्ट निकालता है, इस ईयर भी निकलेगा इसका। एनआईआरएम है, ये भी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ये भी निकालता है वैकेंसीज, लेकिन सिम्फर का भी बहुत ज़्यादा आएगा, एनआईआरएम का भी आएगा कुछ पोस्ट। अदरवाइज कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। पीएचडी के बाद भी एज लिमिट बची है तो फिर इंडस्ट्री जा सकते हो आप। ये अवेलेबल ही रहेगी। अगर एज लिमिट वैसे पीएचडी करते करते 4-5 साल या फिर 6 साल लग ही जाता है, तो ये एज लिमिट जनरली क्रॉस हो जाता है। लेकिन अगर एज लिमिट बचा है तो फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज साइंटिस्ट का पोस्ट अवेलेबल ही है। फिर पीडीएफ के लिए जा सकते हो। ये रिसर्च एक्सपीरियंस है जिसमें आप किसी प्रोजेक्ट को आप लीड करते हो, उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है आपका। और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं इसमें। अदरवाइज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज में, चाहे आईआईटी हो या फिर एनआईटी हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? हर जगह डिफरेंस पैकेज का है या फिर जो पर मंथ जो सैलरी पे कर रहे हैं उसका है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पीएसयूज है, जैसे सीआईएल हो गई, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इनिशियली दोनों का पेमेंट सेम है, इंक्रीमेंट होते होते जो लास्ट पेमेंट है वो भी दोनों का लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है? वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है, नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है, और चैलेंजेस डिफरेंट है दोनों में। तो ये एक ओवरव्यू है। अगर ओवरव्यू, अगर मैं चेक कर लेता हूँ ऑन, फुल स्क्रीन मोड ऑन करने से वो लिख नहीं पा रहा हूँ गौतम, अदरवाइज विजिबल होगा आप लोगों को। ठीक। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप ऐसे कमेंट कर देना। गौतम, विजिबल होगा? फ़ॉन्ट क्लियर सर, ओके। वो करने पे के बाद मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ना राइटिंग पैड से। चलो आगे आते हैं।
तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, प्राइवेट जॉब्स में क्या है, उस पे आते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो पीएसयूज़ हैं, मैं डिस्कस कर रहा था कि ये प्राइवेट जॉब्स हैं, कैंपस प्लेसमेंट है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तो जो मेन पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जैसे सीआईएल है, एनटीपीसी है, सेल है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, एचसीएल है, तो जॉब हमेशा ही रहेगा। और एकेडमिक्स में जैसे पीएचडी या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, एमटेक के लिए जा रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके पास स्टूडेंट अभी जो है, क्योंकि सीआईएल अभी 500-500 600-600 वैकेंसीज निकाल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग हायर स्टडीज़ छोड़ के, अगर 500-500 600-600 वैकेंसीज निकाल रही है, तो लोग सीआईएल गेट दे रहे हैं, गेट के थ्रू करके पीएचडी और एमटेक छोड़ के लोग जा रहे हैं सीआईएल ज्वाइन कर रहे हैं। जो पीएचडी में है, आफ्टर 2 इयर्स पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो दे कैन स्टिल परस्यू देयर पीएचडी, लेकिन फिर भी उनका टाइम जो जा रहा है वो सीआईएल कंपनी में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमेशा सिनेरियो नहीं था। आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करें, या फिर आज से 1 2 3 साल की बात करें, तो हो सकता है इतनी वैकेंसीज अवेलेबल ना हो, तब वही 4-5 करके जो निकलती है वैसे ही निकलेगी। एनटीपीसी में जो था वैसे ही निकलेगी सेल, बट अपॉर्चुनिटीज हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? अभी क्या है कि ईज़ी हो गया है, क्योंकि जब वैकेंसीज़ इतनी सारी है तो आपको जस्ट कट ऑफ क्रॉस करना है, आप ईज़िली एक जॉब पा सकते हो। लेकिन जैसे ही ये वैकेंसीज़ फिल हो जाएँगी और उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएँगी, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको फाइट करना पड़ेगा, अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी, और फिर जाके कहीं आपका हो पाएगा। बट अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज़ एक्जिस्ट। तो इस पे ध्यान देना है। तो सीआईएल जैसे है अभी ले रही है, तो एनटीपीसी, सेल, एनएलसी और एचसीएल, जनरली लोग प्रीफर क्या करेंगे उसमें से? सीआईएल। सीआईएल प्रेफ़र करने का मेन रीज़न जो है कि एक बड़ी कंपनी है, पैन इंडिया कंपनी है। तो जैसे पैन इंडिया कंपनी होने का फ़ायदा क्या है कि देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी फॉर ग्रोथ। तो कैसे ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी है? क्योंकि नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूँ, अगर पैन इंडिया कंपनी है तो ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ माइंस ज़्यादा है तो मैनेजर की पोस्ट ज़्यादा है। ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे ये एनटीपीसी है, सेल है, एनएलसी है और एचसीएल है, इनके पास भी माइंस है, लेकिन नंबर ऑफ माइंस उतनी नहीं है जितनी सीआईएल के पास है। तो अभी का जो जनरल ट्रेंड बताऊँ मैं, तो सब लोग एनटीपीसी, सेल, एनएलसी और एचसीएल ये सब छोड़ के सीआईएल को प्रेफ़र करना पसंद कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो वैकेंसीज़ क्रिएट हो गई हैं, बस एक कंपनी की सीट्स निकालने की वजह से जो वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं, बाकी सब में भी क्रिएट हो गई हैं। तो एनटीपीसी भी ऑफ़र कर रही है अभी सीट बहुत सारी, सेल भी कर रही है, एनएलसी भी है, एचसीएल भी है। तो अभी तक तो मान लो 1 2 साल 3 साल तक रहेगा ही ये अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप 1 to 3 इयर्स तो मान के चलो कि आराम से आपका रहेगा ही। तो 1 to 3 इयर्स ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी चाहिए। इसके लिए गेट एसेंशियल है, आप गेट क्वालिफाई करो, अप्लाई करो। और सीआईएल और एनटीपीसी डायरेक्ट ले ले रही है, गेट के बेसिस पे सेल भी ले ले रही है। अदरवाइज किसी का इंटरव्यू होगा तो होगा, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी ही होगा। जब तक आप ब्लंडर न कर दो तब तक सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। तो अभी अगर जो आप वीडियो इस साल देख रहे हो, अभी देख रहे हो, जो इस क्लास में प्रेजेंट हो, तो जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए ये हैं। तो ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं मारना है, गेट जस्ट क्वालिफाई करना है या फिर अच्छी रैंक लेके आनी है, जो कि बहुत ईजी है माइनिंग में। अगर माइनिंग की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो गेट निकालना बहुत ईजी है, और उसके लिए माइनिंग ज्ञान है ही। आप कोर्स ज्वाइन करो, बस कोर्स आप जितना क्लासेस उतना अटेंड करो, और ये गारंटी के साथ कहते हैं कि क्वेश्चन उसी से आएगा। आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, एक अच्छी रैंक लेके आ जाओगे आओगे। और जो अदर कंपनीज हैं इसमें,
जो कि मिकॉन है, नाल्को है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये सब कंपनीज़ हैं, लेकिन ये जनरली एक्सपीरियंस माँगती है, या फिर जो सीट्स निकलती हैं उसमें लिमिटेड निकलती हैं, जैसे और रेगुलर नहीं होती हैं, जैसे 1 से 2 सीट निकाल दिया, कभी-कभी 30 सीट भी, 15 सीट भी निकलती है, बट जनरली 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट और रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं कि ईयर बाय ईयर निकालेगा। कभी भी होगा, आपको इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा, नोटिफ़िकेशन इनका हमेशा देखना पड़ेगा। बट अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे लाई करती है। अदरवाइज़ ये तो पीएसयूज़ के बारे में हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हो गई। और जब प्राइवेट जॉब की बात करें तो उसमें जो जनरली प्रेफ़र करते हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ प्रेफ़र कर रहे हैं, जो सीआईएल पहले करती थी, प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे आईआईटीज़ हो गए आपके, एनआईटीज़ हो गए, और उसके बाद आईएसटी आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स वाला आ जाएगा, ठीक। तो ये सब कॉलेजेस में ये विज़िट करती है कंपनीज़, और वहाँ से कैंपस रिक्रूटमेंट लेती है। और ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे कुछ पोस्ट है जो फुलफ़िल करना चाह रहे हैं और कैंपस के थ्रू ना हो के वो नोटिफ़ाई करेंगे अपने वेबसाइट पे, और उसको आप चेक करते रहना और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफ कैंपस वाली जो जॉब है, तो इसमें पैकेजेस जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीएसयूज़। ऑफ कोर्स पीएसयूज़ तो हमेशा बेटर रहेगी, एज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जो आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क एथिक कैसा है, कल्चर कैसा है। प्राइवेट जॉब्स में क्या है कि मैक्सिमम वर्क पैकेज शायद उतना ना हो जितना कि इसमें हो, पीएसयूज़ में हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप फिर इसको ग्रैब कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी आ जाती है कंपनीज़ जो प्राइवेट वाली हैं, और ये जो मेजरली कंसंट्रेटेड है ये कंपनीज़ प्राइवेट वाली ऑफ कैंपस, ये है राजस्थान में। जितनी भी माइंस हैं प्राइवेट, नागपुर जैसे एग्जांपल बता दूँ, और जो आउटसोर्सिंग कर रही है वहाँ पे, जैसे आउटसोर्सिंग की बात करूँ तो गायत्री प्राइवेट लिमिटेड करके है एक, यूनिटी में काम कर रही है। और भी जो बोल्डर ऐसे करके कुछ एक कंपनी है जो हायर करती है, लेकिन पैकेजेस बहुत कम है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली, तो एज अ लास्ट रिसॉर्ट आप क्या कर सकते हो, इन सबको सर्च कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक प्रेशर है, प्राइवेट जॉब है तो परफॉर्म करना है, परमानेंट नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बस पैकेजेस वाइज। अदरवाइज जो अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको फोकस करना है, गेट एसेंशियल है, जिसमें सी आई एल, एन टी पी सी, सेल, एन एल सी, एस सी एल अगर नहीं हो पाए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपने ये ज्वाइन किया है तो, तब उसके लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सब इंडस्ट्री की बात हुई। अब आते हैं हायर एजुकेशंस में। हायर एजुकेशन में जैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, या फिर पीएचडी, जो डायरेक्ट पीएचडी की बात कर रहा था। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक। अब एमटेक जैसे आपने बीटेक जो है माइनिंग से किया हुआ है, आपका बीटेक जो है माइनिंग से है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एमटेक भी जो हो वो माइनिंग से हो। आप स्विच कर सकते हो, जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि सिविल में आप जा सकते हो, करने को मैकेनिकल में भी कर सकते हो। और अर्थ साइंसेस हैं, जो कि लिखा है मैंने, अर्थ साइंसेस है आईआईटी बॉम्बे में। और फिर ये हो गया, तो ये सब डिसिप्लिन है जिसमें जाने को, फिर मैकेनिकल जिसकी बात कर रहा था उसमें भी जा सकते हो आप। तो पीएचडी एमटेक करने के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन माइनिंग में किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो माइनिंग से ही हो, वो अदर डिसिप्लिन में भी हो सकता है, और वो किसी कॉलेज से हो सकता है। अगर वहाँ
आपका प्रोफेसर से अच्छा लिंक है या फिर आपने उनको मेल करके कन्विंस कर लिया कि नहीं यू आर रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च और दिस आर द एरियाज दैट यू वांट टू वर्क ऑन जिसमें आपके प्रोफेसर का भी इंटरेस्ट है तो वो कर पाएगा आपको इंटरटेन। जिसमें से आईआईटी आईएसएम धनबाद है, आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईसी बैंगलोर है। अदर आईआईटीज में भी है अपॉर्चुनिटीज लेकिन जनरली लोग ये प्रीफर करते हैं तो इसके लिए यही बस मेंशन किया है मैंने। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बीटेक करने के बाद माइनिंग में आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो अदर डिसिप्लिन में भी स्विच कर सकते हो। ये इंडिया में है। और अब्रॉड से करना है आपको एमएस तो जनरली यूएसए कनाडा इसमें आपको जीआरई मांगता है और टॉफल मांगता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए। और कॉलेज वाइज वेरी करता है कि स्कोर कितना होना चाहिए। आप फिर उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही है कि आप प्रोफेसर को मेल करो, मेल करके आप उसको कन्विंस करना है कि दिस आर द एरियाज दैट आई वांट टू वर्क ऑन और इसमें मेरा इंटरेस्ट है जो आप भी कर रहे हो। और ऐसे करके आप उनको कन्विंस कर पाओ कि आप रियली इंटरेस्टेड हो रिसर्च में। उसके बाद ये टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हो, आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा खुद ही पे करना पड़ेगा, खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू विल गेट पेड फॉर स्टाइपेंड इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। तो ये जो कंट्रीज हैं उसमें यूएसए है, कनाडा है, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोप। तो मोस्टली लोग जो प्रीफर करते हैं माइनिंग वाले यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यूरोप पहले बहुत प्रीफर किया जाता था लेकिन अभी क्या है माइनिंग वहाँ पे बहुत डिप्लीट कर रहा है। तो अब गिने चुने ही बचे हैं माइनिंग वहाँ पे। तो उसकी वजह से यूरोप अभी एकदम ख़त्म सा हो गया है माइनिंग के लिए। अदरवाइज चाइना है तो चाइना जनरली लोग प्रेफर नहीं करते, वो अदर ही कॉन्टेक्स्ट है इसका। तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये तीन जगह आप कंसिडर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और इसमें यूनिवर्सिटी कौन सी है, जैसे कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस है यूएसए का, यूटा है, वर्जीनिया टेक ये यूटा का हो गया, क्वींस हो गया, मैकगिल हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। क्वींस मैकगिल इसकी बात हो गई, कनाडा की अल्बर्टा भी। और क्वींसलैंड जो है और मोनास करके एक यूनिवर्सिटी है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं माइनिंग वालों के लिए एमएस करने के लिए। तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं स्टाइपेंड के फॉर्म में। अगर उससे भी नहीं आपका काम चलता है तो आप पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो, जनरली लोग प्रीफर करते हैं ऐसा करना। तो इतने भी पैसे मिल जाएंगे कि आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद एमएस कर लिया वहाँ से तो शायद हायर स्टडीज़ के लिए यानी पीएचडी के लिए आप वहीं पे कहीं आपका प्रोफेसर का लिंक हो तो आप कर सकते हो इजीली, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो। हाँ विजिबल ठीक है। तो ये तो हो गई एमएस कर लिया, एमटेक कर लिया। अब आते हैं पीएचडी करना है तो पीएचडी के लिए जैसे मैं बता रहा था फर्स्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था। पीएचडी में एक है कि आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है डायरेक्ट पीएचडी के लिए, तो डायरेक्ट पीएचडी प्रीफरेबल क्यों है, पहला रीज़न क्या है इसके पीछे, टाइम सेविंग है थोड़ा सा। 2 साल आपका बच जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी कि एमटेक का। 2 साल वहाँ सेव हो गए। और जो सेकंड इसका रीज़न है प्रीफर करने का, स्टाइपेंड जो है इसका डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। तो 35,000 प्लस एचआर यानी 40,000 के लगभग आपको मिलता है डायरेक्ट पीएचडी। या फिर इन जनरल कोई भी पीएचडी कर रहे हो तो 2 साल में जिसमें आधा मिल रहा था आपको एमटेक में, यहाँ पे आपको डबल मिल रहा है और टाइम भी सेव हो रहा है। तो इसलिए प्रीफर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसा मैंने डिस्कस किया था। कॉलेज पे आप जाके देखोगे वेबसाइट पे तो जो गाइडलाइंस है उसमें वो मेंशन किया होगा प्रीमियर इंस्टीट्यूट में कौन कौन से आते हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जनरली जो आते हैं अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो आईआईटीज़, एनआईटीज़। और माइनिंग के लिए अलग अलग वो प्रीफर करते हैं तो आईएसटी, शिवपुर और ये सब करके उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करो तो ओके। हाँ शिवराम आप पूछो।
हाँ, कोई क्वेश्चन है? शिवराम, अब टाइप कर देना, मैं देख लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ एक बार। तो अच्छा, ये मैं डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ कि हायर स्टडीज़ और ये सब, क्योंकि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके लिए वो गेट दे रहे होंगे। और सेकंड ऑफ ऑल कि ये जो है इंडस्ट्री वाला, कि सीआईएल है, एनटीपीसी है, सेल है, एनएलसी आईएल है, ये सब और एचसीएल है, और ये जो अदर कंपनीज है, अभी तो ये बूम पे है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जस्ट गेट क्वालिफाई करो, आप जॉब ले लो। और क्योंकि माइनिंग है तो जनरली मोस्ट ऑफ जो है लोग हैं, या फिर कुछ लोग होंगे जो प्रीफर नहीं करते, और एज अ लास्ट रिसोर्ट वो कंसिडर करते हैं कि चलो सीआईएल चलते हैं, या फिर ऐसे चलते हैं, टीपीसी ये सब ज्वाइन करते हैं। पैसे में कोई डिफरेंस नहीं है, सीआईएल एनटीपीसी थोड़ा अभी कम दे रही है, शायद वो इंक्रीज करे। सीआईएल मैक्सिमम है, सीएल का बराबर ही है लगभग। एनएलसी भी सब सब ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और हायर स्टडीज़ में जाने का मतलब कि वही ऑफिस जॉब है, लेकिन चैलेंजेस दोनों में डिफरेंट है, जो कि अभी मैं डिस्कस करूँगा। और अभी तो ये इंडस्ट्री में बूम है, तो जॉब के लिए तो ठीक है। अदरवाइज क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी, तो उन केस में इसमें लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाते ही हैं। जैसे अभी 2-3 साल पहले की बात करें तो लोग भर भर के पीएचडी कर रहे थे, एमटेक कर रहे थे, सीट्स पूरी फुल हो जाती थी, बहुत कंपटीशन था। लेकिन 1-2 साल में जो है, जैसे सीआईएल ने ऐसे वैकेंसीज निकालना शुरू किया है, तो अभी कॉलेजेस में लोग सोच रहे हैं कि माइनिंग जो कोर है उसका कोई पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक करने आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे अच्छे उनको, क्योंकि प्रिफर्ड है। और उसके ऑब्वियस से रीज़न है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड तो हमने बात की कितना चाहिए इसमें, 8 के लगभग, या फिर 8 से ज़्यादा, और कई कई कॉलेजेस में 7.5। तो उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है डायरेक्टली जनरली। अगर रिटन एग्ज़ाम भी कोई कई कॉलेजेस कराते होंगे, तो जनरली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप, अगर आप स्टैंड आउट करते हो तो आप क्वालिफाइड हो, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने एमटेक के लिए डिस्कस किया वैसा यहाँ पे भी, कि आप सिविल में भी जा सकते हो, माइनिंग में भी जा सकते हो, और साइंसेज में भी जा सकते हो। तो जनरली यही 3 होता है। और साइंसेज आईआईटी बॉम्बे, माइनिंग तो जानते ही हो आप लोग, कॉलेजेस आईआईटी आईएसएम धनबाद, और बाकी एनआईटीज जो नागपुर है, एनआईटी नागपुर, एनआईटी रायपुर, और आईएसटी की बात करूँ तो वो है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर है। आईई की बात करूँ ये है। फिर आईआईटी बीएचयू है। फिर आईआईटी आईएसएम है, खड़गपुर है। ये माइनिंग वाले हो गए मेजरली। राउरकेला है, एनआईटी राउरकेला। ठीक है, राउरकेला। फिर एनआईटी कर्नाटका हो गया। ये सब ऑफर करती है माइनिंग। और सिविल में भी आप स्विच कर सकते हो, लेकिन उसके चैलेंजेस हैं जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब आते हैं पीएचडी में, अगर आपने ज्वाइन किया है तो एक तो ये डायरेक्ट वाले के लिए एलिजिबिलिटी हो गया। अदरवाइज अगर आप पीएचडी वैसे ज्वाइन करते हो, जनरल पीएचडी, तो उसके लिए आपने एमटेक किया हो, आप फिर गेट क्वालिफाई करो। और गेट क्वालिफाई करने के बाद, तो अगर आप एमटेक करने के बाद करना चाहते हो पीएचडी, तो क्या रिक्वायरमेंट क्या है, गेट क्वालिफाई करना है आपको, जस्ट क्वालिफाई करना है ना। आप फिर रिटन एग्ज़ाम दोगे, कॉलेज अपना अपना अलग अलग कराते हैं, इंस्टीट्यूट। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और इसको फॉलो करता है। और ये ज़रूरी क्यों है आपका, ये सब तो, ये तो कंपलसरी गेट क्वालिफाई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप चाहिए होती है, यानी कि जो पैसे मिलते हैं वो गेट क्वालिफाई करने पे ही। तो उसमें जो मिलेगा आपको, जो एचआर है, यानी कि 40-41 हज़ार के लगभग आपको मिलता है। आराम से आप पढ़िए,
दूसरा जो पीएचडी वाला है कि अगर आप सपोज़ आप नहीं कर पाए यहाँ पे गेट क्वालीफाई या फिर जो भी है, मतलब आपने गेट क्वालीफाई तो कर लिया बट आप यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, तो कई-कई लोग क्या करते हैं कि जो प्रोफ़ेसर होते हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कोई लाइव प्रोजेक्ट है उनके पास, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो पीएचडी निकालते हैं कि यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो, जब तक प्रोजेक्ट है तब तक आपको असिस्टेंटशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप प्रोफेसर को फिर मेल लिखो, आप उससे कंसेंट लो, आप उसको कन्विंस करो कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आपका फिर वो इंटरव्यू लेगा। मेन कंसेंट ज़रूरी है, बाकी इंटरव्यू तो एक तरह से फॉर्मेलिटी हो जाती है आपकी। तो ये तो एक डिस्कस कर दिया मैंने कि इस केस में क्या होता है, डायरेक्ट पीएचडी क्या होता है, पीएचडी क्या होता है और ये जनरल स्टाइपेंड क्या होता है। लेकिन कुछ-कुछ आईआईटीज़ हैं जो कि पीएचडी को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही, जैसे आईआईटी गुवाहाटी की बात करूँ, वो ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है 50,000 के लगभग और प्रमोट करती है, उसमें भी डायरेक्ट पीएचडी का अपॉर्चुनिटी है या फिर एमटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। तो उसको प्रमोट करने के लिए असिस्टेंशिप ज़्यादा है उनका, 50,000 एबव भी है। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो आप। फिर वही है, एग्ज़ाम कैसे देंगे, सबका स्टैंडर्ड ही है, ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो ही करना पड़ेगा। एक चीज़ जो आप लोग को बताना था जो और इम्पोर्टेंट है, और वो जो है, इसकी बात करते हैं। पीएचडी में ये फेलोशिप है, पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टरियल रिसर्च फेलोशिप जो आया है ये जो है आपको मिलता है 70,000 के ऊपर। तो 70,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ ना, इससे ऊपर का असिस्टेंटशिप है या फिर स्कॉलरशिप है। इसमें क्या है कि फिर वही है, रीज़न क्या है कि जो अच्छे ब्रेन हैं इंडिया के वो बाहर न जाएं और रिसर्च में फर्दर वो इंटरेस्ट लें, उसके लिए एक इंसेंटिव है ये कि 70,000 है। इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि बच्चे यहीं पे करें। तो पर मंथ 70,000 जो कि एक अच्छा अमाउंट है, आपको 5 साल तक मिलेगा और उसके बाद बढ़ता है 75,000 हो जाता है। तो ये 70,000 है और इसके लिए आपको किसी प्रोफेसर को जो आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ हैं वहाँ पे प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट चाहिए। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आपका एप्टीट्यूड है भी या नहीं, और उस प्रोफेसर के थ्रू आप फिर एक प्रोजेक्ट टाइटल आप ऐसे प्रपोज करो, आप उसके बाद अप्लाई करो। तो इसका अलग से इंटरव्यू होता है पीएमआरएफ का। तो आप जब वेबसाइट जाके चेक करोगे पीएमआरएफ के लिए, तो हर ईयर होता है और इसमें फिर वही इंटरव्यू होगा। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर डायरेक्ट बीटेक के बाद भी कर सकते हो आप, या फिर एमटेक के बाद भी कर सकते हो, तो दोनों केसेस हैं अवेलेबल इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा एट द एंड, बाकी तो आप लोग को क्लियर हो गया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर जॉब आउट ऑफ कंट्री कैसे होता है, तो हायर स्टडीज़ वाला तो हो ही गया। और वहाँ पे जैसे आपको करना है तो फिर वहीं से, जैसे अगर मैं बात करूँ, पहली चीज़ तो पहले जो होता था, आती थी जैसे रियो टिंटो करके आती थी एक कंपनी यहाँ पे, माइनिंग कंपनी थी। तो वो पैकेज देती थी आपको कि नहीं इतना है और इतना नहीं है, बट आप अच्छा परफॉर्म करो इंटरव्यू तो ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता था इसमें। तो एक तो वहाँ से हो जाता था। अदरवाइज आपको करना है तो फिर वही है कि आप अप्रोच करो उनको कि जो भी कंपनीज आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करो कि ये कंपनीज हैं जिस फॉरेन में आप जाके उसमें यहाँ अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्टेड कंपनी पहले तो आइडेंटिफाई करो। और उस कंपनी के लिए फिर आप उस वेबसाइट पे जाके, अगर अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन में आप देखना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करके, कि कोई वैकेंसीज है या नहीं है। अगर वैकेंसीज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक। अदरवाइज आपका कोई कनेक्शन है या फिर कोई उसमें है तो खुद ही आपको इंटरेस्ट लेके बता देगा कि नहीं ये ऐसा ऐसा करके है अपने पास।
तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अदरवाइज़ ये जो बोल रहा हूँ ना कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, पीएचडी के लिए जाते हो, तो वहाँ से ही एक तरह से ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप एमएस कर रहे हो फॉरेन से, तो कंसल्टेंसीज़ फर्म है बेसिकली जिसको आप जॉइन कर सकते हो, कंसल्टेंसीज़ फर्म। तो अच्छा खासा पैकेज है वहाँ पे भी। ठीक। तो इस पे और आता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। जो पीएमआरएफ की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप पीएचडी के लिए इसलिए मत जाना कि आपको पैसे चाहिए कि इतना 40,000 मिल रहा है 5 साल के लिए या फिर 75,000 मिल रहा है। क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स आपको फिर वही स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपने इंटरेस्ट ना देखते हुए बस पैसे के लिए किया हुआ है। आफ्टर 5 इयर्स से कि आप पीएचडी करने में लग गया, आपने ज़बरदस्ती कर लिया, तो 5 साल के बाद फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही होगा, या फिर साइंटिस्ट बनना होगा, यही करना होगा, या फिर इंडस्ट्री ज्वाइन करना होगा। तो 5 साल बाद क्या सिनेरियो होगा वो हमें नहीं पता, कि वैकेंसीज हैं भी या नहीं है। जैसे अभी माइनिंग की तो है वैकेंसीज, तो उस समय क्या होगा, वैकेंसी है भी या नहीं है, फिर कैसे होगा उसके बाद, कि इंडस्ट्री अगर एज लिमिट बचेगी नहीं, कि इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री फिर पीएचडी करने के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक एडवांटेज तो है आपको, लेकिन फिर वही डाउट रह जाता है कि आपने कहीं 5 साल वेस्ट तो नहीं किया उसमें। तो उसको ध्यान में रखना है कि अगर इंटरेस्ट है तो ही करो, और 5 साल बाद ये देख के करना कि, और पीएचडी भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में करते हैं हम लोग। जैसे रॉक मैकेनिक्स है, माइन प्लानिंग है, तो ये अलग अलग टॉपिक्स है, इन्वायरमेंट है। तो आप फिर देख लो कि किस में है वैकेंसी, कि वो कैसे देखेंगे हम लोग, कि आपको किसी आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी भी कॉलेज का प्रोफाइल खोलो, होम पेज खोल के उस पे देखना कि फैकल्टी किससे किससे कितने हैं, कोई रिटायर होने वाला है या नहीं है। तो उसके हिसाब से आप एक गेस लगा सकते हो कि 5 साल बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और करंट सिनेरियो क्या है कि पीएचडी में लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और आई होप मैंने सब कुछ कवर किया हो, कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग मुझे रिमाइंड करा सकते हो। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ कंट्री कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो तो एक कर ही दिया है मैंने। और कुछ जो आप लोग जानना चाहते हो, या फिर कोई भी डाउट हो हायर स्टडीज़ को लेके या फिर जॉब को लेके। और ये गवर्नमेंट में अभी जो स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूँ, ये निकालता रहता है। जैसे अभी माइनिंग ऑफिसर का आया था, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन के बाद। और यूपी पीएससी जब निकालती है तो इसमें तो रिटर्न होता ही नहीं है, आजकल तो सीधे इंटरव्यू हो जा रहा है। शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद सीधे आपका इंटरव्यू है, और ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो फिर रिटर्न भी होगा। तो इजी सा एग्ज़ाम है, आप देख सकते हो। आप वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि ऐसे मिलेगा नहीं। या फिर कुछ ऐसे जो जॉब को नोटिफाई करते हों, ऐसे वेबसाइट को आप सब्सक्राइब करके रखो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक। हाँ, क्या है अंकित, जैसे किसी के आगे एज ज़्यादा है तो पीएचडी करना प्रेफरेबल है क्या? अ, अंकित, जैसे कैटेगरी के लिए तो रिलैक्सेशन है। अदरवाइज 35 इयर्स वाला जो होता है, 32 इयर्स, 35 इयर्स वाला एक एज लिमिट है। और क्योंकि अभी क्या है कि यंग स्टूडेंट जो है प्रेफर कर रहे हैं ना, तो वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो डिमांड सप्लाई का गेम है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बात करूँ डिमांड और सप्लाई की, तो एज तो मान लो कि आप 35 इयर्स लेके चलो, कि इतने एज के अंदर हो तो आप शॉर्ट लिस्ट होते हो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। तो जैसे आईआईटीज़ हो गई और एनआईटीज़ हो गई। और ये जो है ना एक जनरल है कि 35 इयर्स, अदरवाइज
कहीं-कहीं रिलैक्स भी करता है, और वो इंस्टीट्यूट वाइज़, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है तो वो इंस्टीट्यूट का अपना डिसीजन होता है। बट इन जनरल और कैटेगरी है तो रिलैक्सेशन भी मिलता है, 3 ईयर 5 ईयर्स करके रिलैक्सेशन है। तो अगर जैसे कि पहले माइनिंग में कोई पीएचडी जनरली नहीं करता था, आज से 4-5 साल पहले की बात करूँ, तो उतने पीएचडी नहीं थे, तो आप बस पीएचडी कर लो, उसके बाद आपकी जॉब ईज़िली लग जानी थी। लेकिन अभी क्या है कि पीएचडी तो कर लिया आपने, पीएचडी के बाद भी कई-कई लोग हैं जो आईआईटी से करके बैठे हैं, एनआईटी से करके बैठे हैं, उनका ग्रेजुएशन वहाँ से है। और फिर अब जो नए वाले आए हैं, जो पीएमआरएफ वाले कैंडिडेट की बात कर रहा था, क्योंकि एक रिगरस प्रोसेस जा रहे हैं पीएमआरएफ वाले, तो ऑफ कोर्स उनके पास नॉलेज बेस में भी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू जनरल पीएचडी, तो अब इनको प्रीफर करेंगे। और मान लो किसी ने पीएचडी किया और पीडीएफ कर लिया, और पीडीएफ में भी इंडिया से किया है या फॉरेन से किया है ना, परसेप्शन हमेशा वेरी करता है। तो फॉरेन ऑफ कोर्स उनका एक, अगर जो परसेप्शन वाइज बात करूं, ऐसा तो वैसे होना नहीं चाहिए, कि इनका एक रिग्रेस प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है इनका। तो जो जनरल परसेप्शन है कि फॉरेन वाला अगर किया है तो उसको प्रीफर करेंगे इंडिया के कंपैरिजन में। और फिर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो हैं वो भी मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। और मेन है कि इंटरव्यू कैसा जाएगा आपका। ठीक। तो डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, तो पहले तो ये क्राइटेरिया था, लेकिन अभी क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा आ गए हैं तो सप्लाई रिलेटिवली ग्रेटर है, और डिमांड उतना नहीं है जितना कि सप्लाई है। तो उस केस में 35 ईयर्स वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस है, या फिर एडहॉक बेसिस पे कहीं आप पढ़ा सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा ओपन है, लेकिन फिर वही मैं बात करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस उतना फ्रेंडली नहीं है, आपके बारे में कंसर्न नहीं है। तो जो पैकेज है, या फिर पर मंथ की बात करूँ, वो हमेशा कम होगा जो जो गवर्नमेंट वाला है। तो उसमें तो मान लो इनिशियली 70 है, बढ़ के 2.5-3 हो ही जाता होगा, 2.5 लाख के लगभग लास्ट तक जाते जाते। और भी बात करूँ तो ऐड करने के बाद, तो और तो सीआईएल और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी का ब्रैकेट है, लगभग लगभग सेम है। तो उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इनिशियली 65-70,000, फिर बढ़ के 3 साढ़े 3-4 लाख जो भी होगा एट द एंड। तो थोड़ा सा इशू है, लेकिन अगर आप स्टैंड आउट करते हो तो जैसे किसी की पीएचडी करना प्रेफरेबल है। तो अंकित, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। तो हाँ, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करता है। मतलब आपके पब्लिकेशन अच्छे हैं, रिसर्च पे पकड़ अच्छी है, आपका सब्जेक्ट जो उस पे कर रहे हो उस पे अच्छा कमांड है, तो आप कर ले जाओगे। अदरवाइज प्रेफरेबल तो कहना गलती होगा मेरे हिसाब से। सर, आईएलटीएस एग्ज़ाम किसके लिए है? ठीक है। तो आईएलटीएस एग्ज़ाम की बात करूँ मोहम्मद, जैसे मैंने बोला, ये जीआरई और टॉफल ना यहाँ पे था, जीआरई और टॉफल की बात कर रहे थे। तो अगर ये प्रीफर किस में करते हैं, जैसे मैंने बताया, यूएसए में और कनाडा में, कि अगर जीआरई है टॉफल है तो हो जाता है। और कई कई कॉलेजेस हैं, कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आपका आईएलटीएस है तो भी काम चल जाएगा। ठीक। कंट्री वाइज है, कॉलेज वाइज है कि क्या उनका रिक्वायरमेंट है। तो अगर इसमें कितने बैंड में है वो सब देखना पड़ेगा, आउट ऑफ 9 कितना आपका आ रहा है स्कोर। तो आईएलटीएस किस में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में कई कई कॉलेजेस हैं जिसमें, जैसे मुनास और ये क्वींसलैंड वाला बात किया था, तो उनके वेबसाइट पे जाके देखोगे कि वो कौन सी डिमांड कर रहा है, कि आईएलटीएस मांग रहा है या फिर टॉफल मांग रहा है, तो उसके हिसाब से आईएलटीएस
किस कंट्री में किस कॉलेज में है वो अलग अलग इंडिविजुअली आप जाके वेबसाइट पे चेक कर पाओगे। और जैसे मोनास से अभी याद आया मुझे कि अभी ये कोलैबोरेट किया है आईआईटी बॉम्बे प्लस मोनास, इनका कोलैबोरेशन है। तो ये क्या करते हैं कि जॉइंट पीएचडी कराते हैं, तो ये भी प्रिफर्ड होते हैं अगर कैंडिडेट यहाँ से है, क्योंकि पब्लिकेशन अच्छे होंगे, बाकी सब अच्छे होंगे, तो जनरली प्रीफर किए जाते हैं। और प्रीफर करने का रीज़न भी है क्योंकि नॉलेज बेस इम्प्रूव कर जाता है। दैट इज़ रीज़न। इंजीनियरिंग सर्विस का क्या है सर, एक बार बताओ ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब अंकित, थोड़ा स्पेसिफिक होके बताओ इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब। यूपीएससी की बात कर रहे हैं, आईएएस की? ठीक है, मैं पहले आईएएस की बात बता देता हूँ, उसके बाद आता हूँ मैं। तो आईएएस की बात करें, अच्छा ये जो मैंने बताया होगा शायद इससे लेके स्टेट पीएससी से ना। तो स्टेट पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट का, क्योंकि वहाँ पे लोग जैसे यूपी में कुछ ही माइंस है कोल वाली, या फिर वो भी नेग्लिजिबल ही है, बाकी तो सैंड माइनिंग है, ये सब माइनिंग है। तो उसके लिए माइनिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, जैसे अभी रिसेंटली आई थी, पिछले 1-2 साल में देखोगे तो 5-6 करके पोस्ट आई थी, जिसमें माइनिंग ऑफिसर चाहिए होता है उनको कि आपका ग्रेजुएशन हो माइनिंग में। और उसमें आप अप्लाई कर सकते थे, और लेकिन उसमें रिटन नहीं था, बस आप इंटरव्यू के लिए करो, मतलब अप्लाई करो, शॉर्ट लिस्ट हो गए, कुछ क्राइटेरिया है उनका, और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सीधे इंटरव्यू होगा। और ब्लाइंड इंटरव्यू है बेसिकली, आपको देख नहीं सकता पैनल मेंबर, और आवाज़ से ऐसे करके है, तो वो तो अंदर की बात है। तो माइनिंग ऑफिसर वहाँ से आप देख सकते हो, जैसे माइनिंग ऑफिसर, ये यूपी की बात कर रहा हूँ, वैसे ही हर एक स्टेट का अपना माइनिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट एक जॉब पोस्ट आती है, आप उसको चेक करना वेबसाइट पे जाके। और आप लुक आउट पे रहो कि मतलब कब ये अपॉर्चुनिटी आती है, हम अप्लाई कर पाएँ। और अच्छा खासा है, गवर्नमेंट जॉब है, पीएससी रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन मैंने सही रीड किया होगा, कहाँ क्या करना होगा ना सर, आईएएस का? अच्छा, ठीक है। तो पहली बात तो माइनिंग में जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, आईईएस की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इसमें तो माइनिंग आप जाके चेक करोगे तो माइनिंग नहीं है शायद, है ही नहीं शायद क्या। तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे लिए मेजर पीएसयू क्या था, सीआईएम था, यही था, एनटीपीसी था। तो वो तो ले ही रही है गेट के थ्रू। अगर फिर भी आप सोच रहे हो कि आईएएस नहीं है हमारे लिए, तो आईएएस आप फिर भी दे सकते हो। आप किस में दे सकते हो, सिविल में। अगर माइनिंग का ग्रेजुएशन है, आप सिविल में भी आईएएस दे सकते हो, एज लॉन्ग एज आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो पढ़ना पड़ेगा ना उनका सिलेबस। अब 4 साल कोई पढ़ के आया है, आप माइनिंग के बाद उनका सिलेबस पढ़ोगे, लेकिन डुएबल है, लोग करते हैं। और मेरे नॉलेज में है जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। एज लिमिट आप ध्यान रखना कि एज लिमिट के अंदर ही करना होता है, ये वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। तो लेकिन फिर वो इंटरव्यू में आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि यू आर फ्रॉम माइनिंग बट यू आर अप्लाइंग फॉर सिविल, हाउ कैन वी प्रीफर यू। तो अल्टीमेटली क्योंकि नॉलेज है, एक आप रिगरस प्रोसेस से आ रहे हो, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, क्वालिफाई करके जा रहे हो, तो आप नॉलेज बेस वहीं पे चेक हो गया। इंटरव्यू तो आपका पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी आप कैसे डिफेंड करते हो, आप घबराते नहीं हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो आईएएस की जिसने पूछा था, शायद अंकित ने पूछा था, तो क्या आईएएस दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्या माइनिंग है? नहीं है वहाँ पे। तो अदर जो डिसिप्लिन है, जैसे सिविल की बात कर रहे हैं, वहाँ से दे सकते हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट है, डेडिकेशन है, तो हम लोग कर पाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है अंकित, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपका।
माइनिंग ब्रांच कहाँ वर्किंग? माइनिंग ब्रांच, अच्छा अगर CIL ज्वाइन किया, NTPC ज्वाइन किया, तो आप देख लो कि माइनिंग कोल माइंस कहाँ पे है। तो कोल माइंस कहाँ कहाँ पे है ये तो पता होगा ना अंकित? तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और फिर धनबाद साइड मतलब बिहार में इधर आ जाएगा, और उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल में आ गया रानीगंज साइड। ठीक। और फिर मध्य प्रदेश में आ गया, मध्य प्रदेश में भी है, नागपुर साइड भी चला जाएगा, वहाँ पे एक माइनर टांडसी करके ऐसे। तो पूरा है ही अलग अलग एरिया में। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सिडियरी प्रेफर करते हो, कि आपसे पूछा जाएगा रैंक के बेसिस पे। रैंक के बेसिस पे आपसे हमेशा पूछा जाएगा, जब आप क्वालिफाई कर लो तो हमेशा पूछा जाएगा कि आप क्या प्रेफर करोगे। तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप, तो जनरली होम टाउन को देखते हुए लोग प्रेफर करते हैं कि आप LCL लोगे, आप ECL लोगे। अभी तक तो सब एक ही साथ है, अगर अलग हो गई सब्सिडीज तो अलग बात है। फिर CCL हो गया, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, तो ये सब है। SCCL अपना अलग ही कराता है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी SCCL वाला है, ये भी आप देख सकते हो। कुछ छूट रहा है इसमें से तो देख लेना। तो उसके हिसाब से एरिया लिमिटेड है इनका, कि ये कहाँ कहाँ BCCL कहाँ ऑपरेट करता है, ACL। तो आप होम टाउन अपना देख के आप चॉइस दोगे। हो गया तो हो गया, नहीं हो पाया आपका, मान लो रैंक खराब है कहीं और मिल गया, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी ले सकते हो कुछ दिनों बाद। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब कि एक यहाँ पे है, दूसरा इधर है, दोनों का रैंक कुछ ऐसा था कि ऐसे ऐसे मिल गया, तो ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, तो आप कर सकते हो ऐसे करके। बट हाँ, जो एरिया है माइनिंग का, तो एरिया तो वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक। हाँ, तो क्या ट्रांसफर, हाँ हाँ ठीक है। अंकित और क्या पूछ रहे हैं, मेरी मम्मा से WCL में ही होता है। हाँ हाँ, तो चाहे WCL हो, चाहे CCL हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ IITs गेट के थ्रू MBA भी करवाते हैं। MBA के लिए गेट के थ्रू नहीं, उसके लिए तो कैट वेट दो आप, कैट दे के और MBA करना है तो यहाँ से क्यों करना है, IIM से करो अच्छे से। तो बस करने के लिए इंतज़ार आज़मी, आई होप मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ सही आपका नेम। तो अगर करना ही है तो MBA आप कैट दो, कैट के थ्रू अच्छे से करो, IIMs को टारगेट करो। ठीक। लेती फिर भी, हाँ लेती होगी, लेती होगी, लेकिन अगर करना ही है तो आप उसको टारगेट करो कैट के थ्रू। क्योंकि फिर वही है ना कि आपने कर तो लिया, उसके बाद क्या, जैसे PhD वाला मैं बता रहा था कि इंडस्ट्री तो ज्वाइन कर लिया आपने सर। ठीक है, इनको बता देता हूँ पहले, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री तो ज्वाइन कर लिया तो आपकी तो लाइफ सेट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि आपको इनसिक्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ में। आपको ये डाउट नहीं है कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, क्योंकि एक जॉब है, परमानेंट है, चलती रहेगी जब तक कंपनी है, कंपनी रहेगी जब तक हमारी लाइफ टाइम है। यानी आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपका लाइफ टाइम वो चलेगा पूरी कंपनी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इंतज़ार। लेकिन जब आप ऐसी, जैसे MBA कर रहे हो आप, या फिर PhD कर रहे हो, तो उसमें बहुत ही डिसीजन जो होना चाहिए प्रूडेंट होना चाहिए। आप फ्यूचर देख के लो कि क्या है, फ्यूचर है भी या नहीं है, आज से 5 साल बाद सिनेरियो क्या होगा, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको देख के आप कंसिडर करो।
और जैसे कि आपने एमबीए बोला, अगर एमबीए कर रहे हो तो देखो, हाँ कर लोगे, ठीक है, वैल्यू है उसका भी। लेकिन कैट के थ्रू आप अच्छे आईआईएम से करते हो, हाँ फी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप 2 साल बाद निकलोगे तो आप एक अच्छा खासा पैकेज लेकर निकलोगे। तो उसको आप टारगेट करो। क्या बात कर रहे हैं अंकित सर, अगर किसी को बीटेक माइनिंग करने के बाद तो भी डब्ल्यूसीएल या सीआईएल में अपॉर्चुनिटी है क्या? लॉ करने के बाद, माइनिंग के बाद आप लॉ कर रहे हैं, इसको तो देखना पड़ेगा। अब इतना तो डाइवर्स सेक्टर में घुसेंगे आप, इसके लिए तो मैं प्रिपेयर नहीं था कि आप माइनिंग करके लॉ में चले जाओ। माइनिंग करके आप सिविल में चले जाओ, एमबीए कर लो, तो उसमें है एमबीए भी करके आप माइनिंग में जस्ट लाइक लीगल एडवाइस टाइप, हाँ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लीगल एडवाइजर टाइप तो आप हो ही जाओगे ना, अगर आप कर रहे हो तो लीगल एडवाइजर माइनिंग में क्या आप कहीं भी हो जाओगे। लेकिन माइनिंग के लिए भी लीगल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, बट परमानेंट जॉब है या नहीं ये मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, तो मुझे देखना पड़ेगा अंकित। आप भी देख सकते हो। और कोई वेव कर रहा था, देखता हूँ कौन था। और किसी को कोई डाउट? आई होप इतना सफिशिएंट है। बाकी इतना मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको एक ब्रॉडर टर्म में आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मुझे जो लगता है यूनिक जो है कि डायरेक्ट पीएचडी वाला किसी को नहीं पता रहा होगा, जहाँ 2 साल आप सेव कर पाओगे। इवन पीएचडी कर लिया तो क्या होगा। इंडस्ट्री वाले में आपको नहीं पता रहा होगा कि ये भी है कि ऐसे कुछ हो सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नहीं रहेंगी। तो जैसे अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, इस साल आई हैं या फिर नेक्स्ट ईयर भी आएंगी, तो ये इनको ग्रैब करने की ज़रूरत है अभी। अगर आपको जाना है, सिक्योरिटी चाहिए, तो क्योंकि सीआईएल हमेशा नहीं निकालेगी, एनटीपीसी हमेशा नहीं निकालेगी। निकालेगी वो जॉब रहेगा हमेशा, क्योंकि रिटायरमेंट होता है लोगों का, रिक्वायरमेंट भी होगा, अगर एक्सपेंड करती है तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगा। तो 4 5 10 15 ऐसे करके रिक्वायरमेंट होगा इन सब में हमेशा। लेकिन फिर वही नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको विद इन 50 आना पड़ेगा, 10 आना पड़ेगा। और गेट जो है, जैसे पहले हम लोग गुराई पढ़ के निकाल लेते थे कि गुराई की बुक पढ़ लिया निकल गया, ईजिली हो जाता था। आज से 4 साल 5 साल बाद पहले की बात करो, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है ना। एक गुराई ठीक है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकता है, लेकिन गेट अब वो बेसिक प्रिपरेशन के साथ नहीं निकल पाएगा। तो इसी के लिए अभी क्या है कि क्लासेस ज्वाइन करना या फिर खुद से अगर करना चाहो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास ज्वाइन करके ही निकाल पाओगे, या फिर अच्छे रैंक तक निकालना तो शायद अभी भी ईजी है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। लेकिन अच्छे रैंक लेके आना है तो आपको बुक्स कंसीडर करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उनको अच्छे से। बस वो रट के जैसे होता था ना, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगा लिए फिर हो जाएगा। तो इसीलिए कोचिंग क्या करती है, जैसे माइनिंग ज्ञान जैसे, कि वो सारे मटेरियल, क्योंकि उस पर टीचर्स खुद एफर्ट मार रहे हैं, सारे मटेरियल्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे ला कर दे देते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। तो ये तो क्लेम करना बहुत ही गलत होगा कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा पेपर में। बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया जाएगा क्लास में, वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेबल होगा। तो ये एडवांटेज है क्लासेस का। तो ज्वाइन करो आप लोग और सिंसियरली पढ़ो उसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्वाइन करने से बस नहीं होगा, और खुद से करना चाहते हो तो आपको अच्छी अच्छी बुक रेफर करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप इतना सफिशिएंट होगा आपको, सभी लोगों के लिए। और बाकी गेट के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। विशेष हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। तो इसी के साथ क्लास एंड करते हैं। आई होप आप लोग का सब डाउट क्लियर हो गया होगा।